हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 3 सितंबर 2020 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट कह रहा है, राजीव कुमार ने भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। ये नियुक्त तो पहले ही कर दिए गए थे, लेकिन इनका कार्यकाल अब शुरू हो गया है। तो राजीव कुमार जी जो है 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं और यह फरवरी 2020 में वित्त सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। इन्होंने अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2020 तक अध्यक्ष सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के रूप में कार्य किया है। इन्होंने अशोक लवासा का स्थान लिया है। अशोक लवासा जी जो इससे पहले चुनाव आयुक्त थे, उनका स्थान इन्होंने ग्रहण किया है। और अशोक लवासा जी जो है ये अब एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो गए हैं। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं और दूसरे चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जी हैं। अगर हम भारत के चुनाव आयोग के बारे में बात करें तो भारत का चुनाव आयोग जो है एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, यानी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट है, जो चुनाव कराने के लिए, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में, इन चुनावों को कराने के लिए जिम्मेदार होता है। संविधान के 324 से 324 से 329 आर्टिकल निर्वाचन आयोग और उनके सदस्यों की शक्तियां, कार्यों, कार्यकाल, पात्रता आदि के लिए लिखे गए हैं। आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा स्टूडेंट, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, जैसे गवर्नर हो गया, CGI हो गया, एट्सेट्रा। इसके अलावा इनका कार्यकाल जो है ये 6 वर्ष के लिए रहेगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, यानी 65 वर्ष रिटायरमेंट मैक्सिमम एज हो सकती है चुनाव आयोग के अध्यक्ष की, मुख्य चुनाव आयुक्त की, या 6 वर्ष, जिनमें से इन दोनों में से जो भी पहले होगा वह माना जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है SR शर्मा भारतीय नौसेना के मटेरियल के प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण, वाइस एडमिरल के मटेरियल के प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यह कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। एडमिरल ने भारतीय नौसेना के जहाज विंध्यगिरि, राणा, कृष्णा और मैसूर में विभिन्न क्षमताओं में जहाज पर सेवा दी है। इन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया है। यह 1994 में 1994 में लेफ्टिनेंट VK जैन गोल्ड मेडल पाने वाले भी रह चुके हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा कह रहा है, सरकार ने 27 एकीकृत कोल्ड चेन विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन डेवलपमेंट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं इस न्यूज़ के डिटेल्स। इस न्यूज़ की डिटेल ये कह रही है कि सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY के तहत 27 एकीकृत कोल्ड चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के तहत बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल आदि विभिन्न राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा और कोल्ड चेन सुविधाएं बनाई जाएंगी। ये परियोजनाएं 16,000 से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करेंगी। सरकार ने PMKSY के तहत वित्तीय सहायता के लिए 85 कोल्ड चेन परियोजनाओं पर भी विचार किया हुआ है। एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन बुनियादी ढांचे की केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत भंडारण और परिवहन बुनियादी ढांचे के लिए सामान्य क्षेत्रों को 35% और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों, ITDP क्षेत्रों और द्वीप समूहों को 50% की दर से अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगर हम प्रधानमंत्री विकास किसान संपदा योजना PMKSY की डिटेल्स के बारे में बात करें तो यह योजना 2017 में शुरू की गई थी। यह एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय द्वारा लागू किए जाते हैं कई कार्य। PMKSY के तहत अन्य लागू की जाने वाली योजनाओं में मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन बुनियादी ढांचा,
खाद्य प्रसंस्करण संरक्षण क्षमता का सृजन, विस्तार यूनिट योजना, कृषि प्रसंस्करण समूहों के लिए बुनियादी ढांचा, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना के साथ साथ मानव संसाधन और संस्थान की व्यवस्था करना भी है। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है, जापान भारत को 3,500 करोड़ रुपए की विकास सहायता ऋण प्रदान करेगा। भारत को 3,500 करोड़ रुपए के विकास सहायता ऋण प्राप्त होंगे जापान से। कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए यह ऋण प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर CS महापात्र और नई दिल्ली में JICA के प्रमुख प्रतिनिधि कट्सुओ मात्सुमोतो ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA जापान सरकार की आधिकारिक विकास सहायता की समन्वय एजेंसी है। ये जो अनुदान हमें मिल रहा है ये जापान के डॉक्टर CS महापात्र और जापान में राजदूत सुजुकी सतोशी के बीच नोट्स का आदान प्रदान करके दिया गया है, जिसमें लगभग 70 करोड़ रुपए की बात हुई है। यह अनुदान सहायता कोविड-19 से लड़ने के लिए चिकित्सा उपकरण प्रदान करने के लिए होगी। भारत और जापान 1958 से अच्छे द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को साझा करते हुए आ रहे हैं। अगर हम इस न्यूज़ से जुड़े हुए अन्य प्रश्नों पर विचार करें तो जापान के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे यह कहाँ स्थित है, तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है, चाइना के पूर्व में। इसके अलावा जापान के सागर ओखोटस्क सागर और पूर्वी चीन सागर के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की मुद्रा जापानी येन है। इसके बाद अगली न्यूज़ हमारी कह रही है, कोल इंडिया द्वारा 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। भारत को कोयले में आत्मनिर्भर बनाने और 2023 से 24 तक 1 बिलियन टन का उत्पादन लक्ष्य हासिल करने के लिए कोल इंडिया द्वारा 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह राशि कोयला निकासी, बुनियादी ढांचे का अन्वेषण और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों से संबंधित 500 परियोजनाओं पर निवेश की जाएगी। कोल इंडिया की 49 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं में निवेश 2 चरणों में किया जाएगा। इसके अलावा 15 ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की पहचान कोल इंडिया द्वारा कर ली गई है। ये परियोजनाएं माइन डेवलपर और ऑपरेटर मॉडल के तहत संचालित की जाएंगी। कोल इंडिया ने खनन निविदाओं के लिए अनुभव मानदंड को 65% से घटाकर 50% कर दिया है। टर्नकी अनुबंधों के मामले में कार्य अनुभव मानदंड में 50% की छूट दी गई है। साथ ही साथ टर्नकी अनुबंधों में ठेकेदार योजना जो बनाता है और सुविधा का निर्माण करता है और इसे तैयार स्थिति में उपयोग करने के लिए भेजा जाता है। कोल इंडिया की अगर हम बात करें तो यह एक महारत्न कंपनी है। जैसे नवरत्न होती है वैसे ही महारत्न कंपनी है। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारत सरकार के पास इसका स्वामित्व 70.96% हिस्सेदारी के साथ है, बाकी प्राइवेट। अनिल कुमार झा जी जो हैं वो इसके CEO हैं। तो कोल इंडिया के CEO कौन है? अनिल कुमार झा जी। इसके बाद आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि जो एप्लीकेशंस, फॉरेन एप्लीकेशंस बैन होने का सिलसिला चल रहा था, उसी में एक नया न्यूज़ जुड़ा है जिसमें ये बताया गया है कि PUBG समेत 118 विदेशी ऐप्स पर भारत सरकार ने बैन लगा दिया है और इनमें से मोस्टली एप्लीकेशंस जो हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस, वो चाइनीज़ हैं। अगर इनकी लिस्ट की हम बात करें तो आपुस लॉन्चर या बाइडू, फेसयू, शेयरसेव, कैमकार्ड, इननोट, वूवी, मैसेज लॉक, हाइड ऐप लॉक, वीचैट, स्मॉल क्यूब ब्रश, डुअल स्पेस या पैरेलल स्पेस जैसी जो एप्लीकेशंस आती थी, साइबर हंटर, म्यूज़िक प्लेयर, HD कैमरा, सेल्फी क्लीनर, डॉन आइसलेस, लूडो, PUBG मोबाइल। कुछ गेम्स भी हैं जैसे आर्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट, डैंग टैंक्स, वॉरपाथ। इसके अलावा एप्लीकेशंस जो आपकी गैलरी मीडिया के स्टोरेज को एक्सेस कर सकती हैं ऑल टाइम,
जैसे ऐप लॉक हो गया, वेब ब्राउज़र या म्यूज़िक प्लेयर, स्मार्ट लॉक, गैलरी वॉल्ट, वीडियो प्लेयर, मोबाइल टबू, यूक्यू, रोड ऑफ किंग्स एट्सेट्रा। इस तरह की छोटी बड़ी मिलाकर वीपीएन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वीपीएन फॉर टिकटॉक, जो टिकटॉक को बाईपास करता है और फॉरेन के सर्वर्स से चलाने की परमिशन या चलाने की सहूलियत प्रदान करता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसे कहते हैं। ये सारी एप्लीकेशंस बैन की गई हैं, कुल मिलाकर 118। इसमें कुछ गेम्स भी हैं, कुछ डेली यूजेस की हैं, कुछ सोशल मीडिया की हैं। तो 118 एप्लीकेशंस ये सिक्योरिटी फीचर्स या सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैन की गई हैं, जो भारतीय मोबाइल यूज़र्स का डाटा विदेशों में ट्रांसफ़र या विदेशों के सर्वर पर अपलोड ना कर पाएँ, विदेशों को ना भेज पाएँ। इसके अलावा हम देखते हैं आज 3 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है। तो 3 सितंबर को होता है स्काई स्क्रैपर डे। यह दिवस जो है यह ऊंची बिल्डिंगों या भवन निर्माण को महत्व प्रदान करता है। और ऊंची बिल्डिंगों या भवन निर्माण की अगर बात की जा रही है तो हमें पता होना चाहिए वर्ल्ड्स टॉलेस्ट जो बिल्डिंग है वह हमारी बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा यह कंप्लीट हुई थी 2010 में और इसकी लोकेशन है दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग में आती है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड टॉलेस्ट सिटी है, फाइनेंस सेंटर है। नेक्स्ट है शंघाई टावर थर्ड, और इसके बाद अदर बिल्डिंग्स हैं। तो ऊंचे भवन निर्माण को महत्व प्रदान करने वाली और इनके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे मनाया जाता है, स्काई स्क्रैपर डे। कब? 3 सितंबर प्रत्येक वर्ष। तो ये थे आपके आज 3 सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसके बाद मिलते हैं कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।